हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती और आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आप लोग कैसे हैं? इस कोरोना काल में आप खुद को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और यार दोस्तों को भी बताएं। तो साथियों, इसी बीच हमारी ये दूसरी क्लास आज आ गई है। आर्थिक सिद्धांत के यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं और ये वो क्वेश्चन है जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र की विकास केंद्र परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, जो विकास केंद्र परिभाषा है अर्थशास्त्र की, उसका प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नंबर 1 ऑप्शन है शुम्पीटर, नंबर 2 सैमुअलसन, नंबर 3 रॉबिन्सन, नंबर 4 हिग्स। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैमुअलसन है और इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअलसन ने दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। तो साथियों, वैसे भी सैमुअलसन की जो परिभाषा है वो मानव व्यवहार पर आधारित है और जैसे कल भी क्वेश्चन आए थे इस तरह के, तो जो सैमुअलसन की परिभाषा है वो मानव व्यवहार पर आधारित है। तो साथियों, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? तो साथियों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीगू, मार्शल, रिकॉर्डो और मिल। एक्सप्लेन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं। वैसे आपको एक्सप्लेन में आंसर मिल जाएगा। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीगू। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। साम्य फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीगू ने दी। पीगू का मत है कि यदि कोई उद्योग संस्थिति या साम्य की स्थिति में हो, साथियों यहाँ साम्य या संस्थिति का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, तो हो अर्थात उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में संस्थिति की स्थिति में हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों। इन विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बुक का नाम दिया गया, ट्रेड वी इकोनॉमिक पॉलिटिक के लेखक कौन है? ट्रेड वी इकोनॉमिक पॉलिटिक के जो लेखक हैं उनका नाम है जेवी से। साथियों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। वैसे मैं एक वीडियो ऐसी ले आऊँगा जिसमें सारे सिद्धांत और बुक शामिल कर लूँगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इफेक्टफुल साबित होगी। साथियों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक सिद्धांत है, व्हाट इज ए प्रिंसिपल, मतलब एक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन एक मान्यता होती है, यदि तब प्रतिस्थापना होती है, एक परिकल्पना होती है, एक प्रमाणिक परिकल्पना होती है। साथियों, बुक में भी यही दिया है, शायद ये मिस प्रिंटिंग है, शायद कुछ और हो सकता है। तो देखते हैं। वैसे इसका सही आंसर जो है एक प्रमाणिक परिकल्पना होती है, क्योंकि कोई भी परिकल्पना तब सिद्धांत बनती है जब वह प्रमाणित हो जाती है, प्रमाणिक हो जाती है या उसको मान्यता मिल जाती है। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 पदों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 समस्या का चुनाव, नंबर 2 आंकड़े एकत्रित करना, नंबर 3 आंकड़ों का वर्गीकरण और नंबर 4 परिकल्पना का निर्माण, नंबर 5 परिकल्पना का परीक्षण और नंबर 6 सिद्धांत का सत्यापन। साथ ही 5 होगा, आप सही कर लें। एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को
सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है। अंततः सत्यापित अथवा प्रमाणिक परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। साथियों, मैंने बताया आपको कि सत्यापित हो या वो मान्यता प्राप्त हो, एक ही बात है। मतलब उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सत्यापित हो, तभी एक परिकल्पना जो होती है वो क्या कहलाती है। मतलब कहते हैं हम कि जो मान्यता प्राप्त परिकल्पना है वही सिद्धांत कहलाती है, जब वो प्रमाणित हो जाती है तब। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, मार्शल का, रॉबिन्स का, जे.के. मेहता का, एडम स्मिथ का। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है ये रॉबिन्स का सिद्धांत है। देख लेते हैं, ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द, साथियों एक शब्द दिया है सेटेरिस पैरिबस, इसका क्या अभिप्राय है। मांग व पूर्ति समान है, अन्य बातें स्थिर हैं, पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, लागत और आगम स्थिर है। साथियों आगामी की जगह आगम होगा, आगम। तो साथियों सेटेरिस पैरिबस शब्द का जो अभिप्राय होता है, इसका जो मतलब होता है वह होता है अन्य बातें स्थिर हैं। मतलब एक चीज़ चेंज होती है, अन्य बातें स्थिर रहती है। सेटेरिस पैरिबस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें। जैसे उपभोक्ता विवेकशील हो, उसकी रुचि में परिवर्तन ना हो, उसका अधिमान ना बदले। तो साथियों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। तो साथियों यह बात चल रही है कि एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। साथियों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। मकरजाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी। नंबर 1 मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर पूर्ति की लोच। मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बड़ा है पूर्ति की लोच से। पूर्ति आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर पूर्ति लोच। पूर्ति अधिक तथा मांग की लोच छोटी है पूर्ति की लोच से। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड, मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बड़ी है पूर्ति की लोच से, ग्रेटर देन लेस देन पूर्ति की लोच। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी स्थायी, अस्थायी, स्थैतिक, प्रावेगिक। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्थायी। बात करते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर पर छोटी हो तो कीमत संतुलन केंद्र की ओर गति करेगी। इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से अधिक हो तो कीमत संतुलन से बाहर की ओर गति करेगी। यदि पूर्ति वक्र और मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से बराबर हो तो कीमत अपने संतुलन मूल्य के इर्द गिर्द गति करेगी। साथियों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं मार्शल का दृष्टिकोण, माल्थस का दृष्टिकोण, लियोन वालस का दृष्टिकोण या स्टिगलर का दृष्टिकोण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है मार्शल का दृष्टिकोण। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शल का दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बाजार या उद्योग अलग से विश्लेषित होता है तथा बाजारों या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों जिस भी साथी को इस क्लास की PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ। आप वहाँ जा सकते हैं और हमारे
ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, क्योंकि वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं एक क्यूज स्टार्ट करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इफेक्टफुल साबित होगी। तो साथियों करते हैं आज की क्लास को समापन, और कल हम मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।